जनवरी 2017 की प्रतियोगिता दर्पण में सार संग्रह दिया गया। इसमें 170 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं और ये हर एक एग्जाम में हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या 170 कौन कौन से क्वेश्चन हैं, इनके आंसर भी साथ में है। भारतीय इतिहास और संस्कृत हर सब्जेक्ट से दिया गया है क्वेश्चन। इसमें ज्योग्राफी से भी है, हिस्ट्री से भी है और इकोनॉमिक्स से भी है, हर फील्ड से रिलेटेड है। इस पहला देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में। ये है तीसरा है कलकत्ता के डेविड हरे तथा एलेक्जेंडर डफ के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। अगला है शेख मोइनुद्दीन बख्तियार काकी तथा फरीद उद्दीन गजे शंकर कौन थे? ये प्रसिद्ध चिश्ती संत थे। अगला है किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं? तो ये है हड़प्पा के उत्खनन में। अगला है कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता और इसके साथ एक और है चीन की सभ्यता इसी की समकालीन मानी जाती है। अगला है महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्वाण और ज्ञान प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? यह है बैसाख पूर्णिमा को। अगला है कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो यह है संस्कृत। कौटिल्य का और नाम है विष्णुगुप्त। ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे एक तरह। अगला है मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये है इल्तुतमिश के शासन काल में। इल्तुतमिश गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला है मल्लापुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो ये है पल्लव शासकों ने करवाया था। अगला है मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? तो ये बीड़ा का। अगला है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? तो ये गले में पहनने का था। अगला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है इसका कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो ये है अवध। अगला है डांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में स्थित है? तो ये है नवसारी जनपद में। अगला है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो ये है कैसर हिंद की उपाधि दी थी। अगला है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में और कब पारित किया? तो ये वर्धा अधिवेशन 1942 में। अगला देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का 35 से ही ज़्यादातर इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके विषय हैं, वो लिए गए हैं जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। अगला है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू ने की थी। अगला है 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? इसमें है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के
सदस्य कौन कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? तो ये था संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट प्लान जो 1946 में बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अगला है वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपेक्षा अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की? तो ये थे उधम सिंह ने। जनरल डायर की हत्या कौन किया था? उधम सिंह ने। अगला है साउथ इंडिया इन 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक से प्रसिद्ध थीसिस किसने लिखी थी? तो ये है VD दिवेकर ने। अब कुछ क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से। इसमें है पहला है संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है संविधान का अनुच्छेद 249 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो यह है राज्यसभा की शक्तियों से। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिए थे बलवंत राय मेहता ने। अगला है केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान का किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 275 275। अगला है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई था उसका अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगला है किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन ने पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया था? तो ये थी त्रिस्तरीय 3 स्तर पर। अगला है बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो ये था पंचायती समिति को। अगला है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसमें सबसे पहला है सबसे छोटा जो निकाय आता है ग्राम पंचायत, इसके बाद पंचायत समिति है, इसके बाद जिला परिषद होती है। 3 चीज कौन कौन सी है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसमें अगला है किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था? तो ये अशोक मेहता समिति ने। 3 स्तर का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने और 2 स्तर का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। अगला देखते हैं पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्ह के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। और अशोक मेहता समिति ने एक और काम किया था 2 स्तरीय जो होती है 2 स्तरीय समिति का सुझाव दिया था। 2 स्तरीय सुझाव दिया था कि मतलब पंचायती राज होना चाहिए। अगला है देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो यह है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया था। अगला है अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? उन्होंने की थी मंडलीय पंचायत और एक दूसरा जिला परिषद की। पहला था मंडलीय पंचायत और दूसरा जिला परिषद। अगला है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित
समिति की मध्यस्थता किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा है। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद है। पंचायती समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? तो ये होता है खंड विकास अधिकारी होता है। अगला है जिला परिषद का मुख्य कार्य होता है, क्या कार्य होता है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण का। अगला है स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद होगा। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। अगला है ग्राम पंचायत का निर्वहन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। अगला है भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में किसके नेतृत्व में की गई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की नेतृत्व में की गई थी। अब भारतीय एवं विश्व भूगोल से, भारत और विश्व भूगोल से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। पहला है विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला है हॉलैंड में समुद्र में मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? हॉलैंड में पोल्डर नाम से। अगला है भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। अगला है देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है? तो ये है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। अगला है भाखड़ा नंगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये 3 राज्य इसमें हैं। एक है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान। अगला है आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती हैं? ये आइसोहेलाइन जो होती है महासागरों व सागरों की लवणता का जो है आइसोहेलाइन करती हैं, मानचित्र में प्रदर्शित करती हैं। अगला है कौन सा देश तड़ित गर्जन लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहलाता है? ये भूटान है। अगला है स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ये रूपांतरित चट्टान होती है। अगला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल ये होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है। इसमें यह कह रहा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल कब अधिकतम होती है? जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला है दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट में 4 मिनट का अंतर होता है। एक अंश देशांतर जो होता है ये 4 मिनट के बराबर होता है। अब अगला है पर्यावरण और जैव विविधता से फैक्ट है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है जलवाष्प। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है जलवाष्प। अगला है मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये जिनेवा में अवस्थित है। अगला है एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1937 में लागू हुआ था। अगला है विश्व के वन्य जीव का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? 5%। किसी किसी क्वेश्चन में ये प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है। किसी किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज क्लियर नहीं है, उसको थोड़ा पढ़ के समझ लीजिए अपने अनुसार। अगला है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर चंद्रपुर महाराष्ट्र में। अगला है औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान
जीवाश्मी ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होता है? औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्मी ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस का सांद्रण होता है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है सौर ऊर्जा का कितना भाग पृथ्वी तक पहुंचता है? तो 46%। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जिसे कजरी बोलते हैं का मुख्यालय कहाँ पे है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जोधपुर में है, राजस्थान। अगला है कौन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादन होता है? तो यह है शैवाल तल एवं भित्ति। अगला है शक्ति संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानता के बीच के संबंध को कहा जाता है राजनीतिक पारिस्थितिकी। अगला है इसमें जलवायु परिवर्तन और आपदा से कुछ फैक्ट। रिपोर्ट में जिस क्रम में सूचना प्रेषित की जाती है वह कहलाता है रिपोर्टिंग प्रारूप। अगला है बिलगको, आइसोलेटरों, स्लाइडों और डंपरों की यांत्रिक प्रणाली के ऊपर इमारत रखकर भूमि से इमारत को संप्रेषित शक्तियों को कम करने को क्या कहा जाता है? यह है आधार बिलगक प्रौद्योगिकी। अगला है देशी वनों या वन भूमि का अस्थायी विनाश जो कई कारणों से हो सकता है क्या कहलाता है? निर्वनीकरण। देशी वनों या वन भूमि का अस्थायी विनाश जो कई कारणों से हो सकता है क्या कहलाता है? निर्वनीकरण। अगला है समुदाय, समाज या संगठन में उपलब्ध उन समस्त शक्तियों और संसाधनों का संयोजन जोखिम का स्तर या आपदा के प्रभाव को कम कर सकता है क्या कहलाता है? क्षमता। अगला है भारत में ग्राम स्तर पर वन संरक्षण और रक्षण में लोगों को शामिल करने के लिए स्थापित की गई समिति का नाम क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन समिति। ये ग्राम स्तर पर वन संरक्षण के लिए बनाई गई समिति है। अगला है जिससे उपग्रह बिंबावली के माध्यम से जोखिम पूर्व क्षेत्र का स्थान संबंधित विस्तृत विश्लेषण किया जाता है वह कहलाती है भौगोलिक सूचना प्रणाली। अगला है एक प्रकार का प्रकाशिक भ्रम जो भूमि के ऊपर गर्म वायु की परत में प्रकाश अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, मरीचिका कहते हैं। गर्मियों में ही देखने को मिलता है ये। अगला है वह सीमा जिस तक किसी खास खतरे के प्रभाव द्वारा या उसके स्वरूप निर्माण और खतरनाक भूक्षेत्र या आपदा संवेदनशील क्षेत्र की निकटता के कारण समुदाय, इमारत, सेवा या भौगोलिक क्षेत्र के क्षतिग्रस्त या विघटित होने की संभावना हो से संवेदनशीलता कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। अगला है वायुमंडलीय परतों में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो कि पृथ्वी से प्रसारित होकर फिर से पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है? तो यह है आयनमंडल। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ फैक्ट हैं। भारत में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षणिक कार्यक्रम को किसके द्वारा सहायता दी जाती है? विश्व बैंक द्वारा। भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को किसके द्वारा सहायता दी जाती है? विश्व बैंक द्वारा। अगला है संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड फर्स्ट कब आयोजित किया गया था? 1964 में। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड 1964 में आयोजित किया गया था। अगला नेक्स्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस प्रकार का एक वार्षिक प्रकाशन है? यह है अंतरराष्ट्रीय
पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का वर्ल्ड डेवलपमेंट किसके द्वारा मतलब जारी किया जाता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला है कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ये है यूएनडीपी। अगला है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है? तो महासभा पारित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट जो है महासभा पारित करती है। अगला है विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? 5 संस्थाओं का समूह ही विश्व बैंक है। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? 5। अगला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का मातृ संगठन है विश्व बैंक। आईसीएसआईडी का मातृ जो इसका जो है मेन इसका वो है वो विश्व बैंक है, उसका ये सब ग्रुप है। मेन इसका जो हेड है विश्व बैंक। विश्व बैंक के अंदर आईसीएसआईडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगला है वर्तमान में यूरोपीय समुदाय के कितने सदस्य हैं? तो 28 हैं। अगला है यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो ये 1 जनवरी 1999 से। अब कुछ सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रश्न हैं। इसमें है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका का नाम दिया था? तो यह है रॉबर्ट हुक। अगला है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पत कोशिका से विभेदित करता है, मतलब अलग करता है? यह है कोशिका भित्ति या सेंट्रियोल बोलते हैं। जंतु कोशिका को वनस्पत कोशिका से कौन अलग करता है? कोशिका भित्ति या सेंट्रियोल बोलते हैं। अगला है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो भोजन का ऑक्सीडेशन, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगला है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति ही जंतु कोशिका को वनस्पत कोशिका से अलग करता है। चूहों की मारने की दवा क्या है? जिंक फॉस्फेट। चूहों की मारने की दवा है जिंक फॉस्फेट। अगला है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? यह है राइबोसोम। अब इसमें देखते हैं, हाँ इसमें अगला है चूहों की मारने की दवा है जिंक फॉस्फेट। इसमें अगला है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। अगला है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल होता है। इसमें अगला है रबड़ को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें गंधक मिलाया जाता है। रबड़ को टाइट करने के लिए, कड़ा करने के लिए गंधक मिलाया जाता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। अगला है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। अब कृषि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। परिरक्षक सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा अचार में डाली जाती है? तो यह है 100 ppm। अगला है अचार में परिरक्षक बेंजोइक एसिड की अनुमेय मात्रा कितनी होती है? ये होती है 250 ppb। अगला है नींबू के रस के अचार में सिट्रिक एसिड कितनी मात्रा में होना चाहिए? तो यह है कम से कम 1.2%। अगला है खाद्य एवं न्यूट्रिशन बोर्ड, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। आगे देखते हैं अचार में नमक की आदर्श मात्रा कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो ये है 15 से 16%।
अगला है जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए 6.5% आदर्श मात्रा होती है। जेली में चीनी की मात्रा जो होती है 6.5%। अगला है फल संरक्षण के संदर्भ में डिहाइड्रेशन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है धूप द्वारा खाद्य पदार्थों को सुखाना। अगला है आम का खाए जाने वाला कौन सा भाग होता है? तो ये बोलते हैं मध्य फल भित्ति, मीजोकार्प बोलते हैं। अगला है मार्मलैंड तैयार किया जाता है, नींबू प्रजाति के फलों से मार्मलैंड तैयार किया जाता है। अगला है स्नेक प्लांट मदर इज लॉज टंग, पौधे को प्रायः बेडरूम में लगाने से क्या लाभ होता है? स्नेक प्लांट, यह पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके ऑक्सीजन रिलीज करता है, साथ ही वायु में मौजूद खतरनाक तत्व फॉर्मेल्डिहाइड को फिल्टर करने के लिए सर्वोत्तम होता है। स्नेक प्लांट का क्या काम होता है? ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है और वायुमंडल में मौजूद फॉर्मेल्डिहाइड गैस को ये फिल्टर कर देता है। अगला है संप्रेषण और संचार से रिलेटेड कुछ फैक्ट। एक प्रभावी संप्रेषण में किस बात को प्राथमिकता दी जाती है? तो यह है संप्रेषण के उद्देश्यों का विशिष्टीकरण करना। अगला है किस शोध कार्य को संप्रेषित करने के लिए कौन सी वस्तु अनिवार्य है? किसी शोध कार्य को संप्रेषित करने के लिए कौन सी वस्तु अनिवार्य है? भाषा पर संपूर्ण प्रभुत्व होना चाहिए। उद्देश्यों का कथन, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी शोध कार्य को संप्रेषित करने के लिए। दो चीज इंपॉर्टेंट, एक है भाषा पर संपूर्ण प्रभुत्व और दूसरा उद्देश्यों का कथन। अगला है संप्रेषण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो ये है संप्रेषण संदर्भ, संदेश स्रोत, संदेश संप्रेषण माध्यम, संकेत, इनकोडिंग, डिकोडिंग, पृष्ठपोषण, संदेश प्राप्तकर्ता। तो संप्रेषण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? संप्रेषण संदर्भ होना चाहिए, संदेश स्रोत, तीसरा संदेश होना चाहिए, चौथा है संप्रेषण माध्यम हो जाए, पांचवा है संकेत और छठा है इनकोडिंग, सातवां है डिकोडिंग, आठवां है पृष्ठपोषण और नौवां है संदेश प्राप्तकर्ता। अगला है किस संगठन ने अनौपचारिक नेटवर्क को कहा जाता है? किस संगठन को अनौपचारिक नेटवर्क कहा जाता है? इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें गलत दिया है, सही से मिसप्रिंट है। किस संगठन को अनौपचारिक नेटवर्क कहा जाता है? तो यह है जन प्रवाद माध्यम। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो है गलतियां हैं, प्रत्युत्तर दर्पण का सार संग्रह है, उसको थोड़ा समझ लीजिए अपने अनुसार। अगला है संचार के 6 सहायक तत्व कौन कौन से हैं? क्यों, कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे। 6 तत्व संचार के माध्यम के क्यों, कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे। संचार के प्रमुख अवरोध क्या क्या हैं? एक तो भाषागत अवरोध है, दूसरा है दृष्टि कोणात्मक अवरोध है, तीसरा है संगठनात्मक अवरोध है और चौथा है व्यक्तिगत अवरोध है और पांचवा है अन्य विविध अवरोध। संचार के मुख्य अवरोध कौन कौन है? भाषागत अवरोध है, दृष्टि कोणात्मक अवरोध है, संगठनात्मक अवरोध है, व्यक्तिगत अवरोध है और अन्य विविध अवरोध है। अगला है संचार में भाषागत अवरोध के अंतर्गत कौन कौन से अवरोध आते हैं? संचार में भाषागत, अब इसमें है पूर्वाग्रह हो गया, विभेदात्मक मान्यताएं हो गई, गलत शब्दों में अभिव्यक्ति संदेश है। अगला है दोषपूर्ण अनुवाद। अगला क्वेश्चन है संचार की प्रक्रिया में दृष्टिकोणात्मक अवरोध के प्रकार। इसमें है ध्यान न देना, पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन, संचार पर अविश्वास, संचार का विरोध, चयनित बोध, संचार न करना
और अनावश्यक। संचार की प्रक्रिया में दृष्टिकोणात्मक अवरोध के प्रकार कौन से हैं? ध्यान न देना, पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन, संचार पर अविश्वास, संचार का विरोध करना, चयनित बोध, संचार न करना और अनावश्यक। अब इसमें है संगठनात्मक अवरोध के प्रकार कौन कौन से हैं? शोर, समय एवं दूरी, संगठनात्मक नियमावली, भय, मार्गस्थ हानि, दोषपूर्ण रखरखाव, अपर्याप्त संतुलन, तथ्यों का विवाद। ये सब चीज़ें उसे डेली लाइफ में भी लोग यूज करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में या कहीं भी ग्रुप में बैठ के बातें करते हैं, तो ये सब तो सबको पता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये संगठित तरीके से याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। अगला है व्यक्तिगत अवरोध के प्रकार। अधिकारियों की बाधाएं, अधीनस्थों की बाधाएं। अब खेल कूद से कुछ फैक्ट हैं। लिएंडर पेस किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये हैं टेनिस के। अगला है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये है अमेरिका। अगला है यूरोपीय कप फुटबॉल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? यूरोपीय कप फुटबॉल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो हेनरी डलाउइन ट्रॉफी, हेनरी डलाउइन ट्रॉफी दी जाती है यूरोपीय कप फुटबॉल में। अगला है भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में हुआ था। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये कनाडा में किया गया था। अगला है मोनिका सेलेस किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? ये टेनिस से। अगला है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है अभिनव बिंद्रा। ये किस खेल से रिलेटेड है? ये अभिनव बिंद्रा शूटिंग से। अब विविध प्रश्न है, कुछ विविध फैक्ट हैं। स्विट्जरलैंड की पहली महिला और यहूदी राष्ट्रपति चुनी गई रूथ ड्राइफस कौन है? स्विट्जरलैंड की पहली महिला और यहूदी राष्ट्रपति चुनी गई रूथ ड्राइफस हैं। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया था? तो गीतांजलि के लिए 1913 में। बहुत पूछता है रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, उनकी क्या कृति थी? तो 1913 में गीतांजलि के लिए। अगला है टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण होता है? तो अवरक्त तरंगों का। टेलीविजन रिसीवर के रिमोट कंट्रोल में किस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों का विकिरण होता है? तो अवरक्त। अगला है एस्ट्रो डी क्या है? जापान द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह है। एस्ट्रो डी क्या है? जापान द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह है। ड्यूमा क्या है? रूस की संसद का निचला सदन है। ड्यूमा जो है रूस की संसद का निचला सदन है। स्फिग्मोमैग्नोमीटर से क्या नापते हैं? इससे रक्तदाब नापते हैं। रक्तदाब का जो होता है मतलब एक बैलेंस जो होता है बॉडी के लिए कितना होना चाहिए? 80 नीचे वाला होना चाहिए, ऊपर वाला जो होता है 120, 80 से 120। प्रकाश। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। अगला है प्रथम यास्मीन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये महाश्वेता देवी को। प्रथम यास्मीन पुरस्कार जो है महाश्वेता देवी को। आगे देखते हैं MLPA मनी लैंडरिंग प्रिवेंशन एक्ट में किस बात का प्रावधान है? धन के अवैध लेन देन के लिए सजा का प्रावधान है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट में क्या है? धन के अवैध लेन देन के लिए सजा है। अगला है मिताक्षरा का संबंध किससे है? हिंदू विधि से है।
अगला है कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये है, या किसने किया था? ये है ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ पीठ ने करवाया था। अगला है पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी से है। पन्नालाल घोष का संबंध जो है बांसुरी से है। लीलावती पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये गणित से संबंधित है। अगला है कौन सा मुगल सम्राट वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये है औरंगजेब। अगला है शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किए थे स्वामी श्रद्धानंद ने। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जो है, या शुद्धि आंदोलन का प्रतिपादक कौन था? तो ये है स्वामी श्रद्धानंद। अगला है महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की? तो ये है भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत जो है 1953 में इसकी स्थापना की। अगला है बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे? ये कथक नृत्य थे। ये पूछता है बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक थे? तो ये थे कथक नृत्य के। अगला है योग सूत्र किसकी रचना है? ये पतंजलि की है। अगला है हमारे राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24। अगला है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थापित है? विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थापित है? तो ये महाराष्ट्र में। अगला है ये है अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये है सितार। अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अगला है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये है आंध्र प्रदेश से। अगला है एम.एफ. हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित थे। अशोक अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसे किसको जाता है? ये जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ये पूछा जाता है सबसे पहले अशोक के अभिलेख कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। अगला है अपनी तेज गति के लिए विश्व प्रसिद्ध गिलेरा क्या है? इटली के 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी है। अपनी तेज गति के लिए विश्व प्रसिद्ध गिलेरा क्या है? इटली की 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी है। अगला है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये देवास में स्थित है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गिरीश कर्नाड किस साहित्य की ख्याति प्राप्त नाटककार हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता गिरीश कर्नाड किस साहित्य के ख्याति प्राप्त नाटककार हैं? तो ये है कन्नड़ साहित्य के। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं इसको, पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक है ये। अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की कालजयी धुन बनाने वाले कौन है? तो पंडित रविशंकर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की कालजयी धुन बनाने वाले पंडित रविशंकर हैं। अगला है गुरु रामदास जी हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है अमृतसर में। अगला है तख्त केशवगढ़ साहिब कहाँ है? तो ये आनंदपुर साहिब में है। तख्त केशवगढ़ साहिब कहाँ है? तो आनंदपुर साहिब में। अगला है प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों किसकी रचना है? तो ये कवि प्रदीप की रचना है। प्रसिद्ध गीत आए मेरे वतन के लोगों की ये जो है कवि प्रदीप की रचना है। अगला है संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और लोक नायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता और लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध महापुरुष कौन है? जयप्रकाश नारायण।
अगला है मोटर कारों का उत्पादन करने वाली प्रसिद्ध कंपनी हुंडई मूलतः किस देश की कंपनी है? तो हुंडई जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। अगला देखते हैं, डॉक्टर रोनाल्ड दिरांग किस दवा के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? डॉक्टर रोनाल्ड दिरांग ये वियाग्रा की आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। अगला है हरित क्रांति के जन्मदाता, ये है नॉर्मन बोरलॉग। बोरलॉग ये जो थे विश्व में, और जो इंडिया में थे एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, लाल बहादुर शास्त्री। अगला है पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। अगला है भारतीय नौसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी थे 1958 से 1962 तक। अगला है भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 1984 में, और 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी। उसमें पूछता है कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? यह है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। अगला है भारत ने अपना उपग्रह आर्यभट्ट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के बाद किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो यह है भास्कर प्रथम। प्रक्षेपण जून 1979 को सोवियत कास्मोड्रोम से किया गया था, और भास्कर सेकंड प्रक्षेपण नवंबर 1921 में सोवियत कास्मोड्रोम से किया गया था। भास्कर प्रथम का प्रक्षेपण सोवियत कास्मोड्रोम से किया गया था 1979 में। फिर 1981 में जो है सोवियत कास्मोड्रोम से ही किया गया था भास्कर सेकंड का प्रक्षेपण। अगला है एल सुब्रमण्यम एवं कुनक्कड़ी वैद्यनाथम किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये है वायलिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और फैक्ट्स के साथ अगले वीडियो में आपके सामने होंगे।